हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस टू पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को आईआईटी डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। सो यू नो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इट्स फुल विद फैक्ट्स एंड फिगर। तो कई बार लोग इसको रटते हैं और ये इनके लिए मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है, बट यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे और ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और रैंक प्रोड्यूसिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं हम। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कार्नोट साइकिल एंड वेरिफिकेशन ऑफ क्लासियस इनइक्वालिटी, कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज. So today's lecture is very important and we will have obviously number of quizzes to strengthen the content. Now let's see Carnot cycle. Carnot cycle, ये लोग यार कुछ ऐसा काम कर गए कि मतलब कई बार तो फ्रस्ट्रेशन भी होता है यार कि यार हम लोग 200 साल बाद और पीछे चले गए हैं क्या। मतलब हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी है काइंड ऑफ। ये हैं एनसी सैडी कार्नोट साहब, कितने हीरो तक एकदम लग रहे हैं है ना वैसे। इट्स नो हीरो के क्या तरह थोड़ा मजाक उड़ाऊँ मैं। तुम्हारे यहाँ बैंड बाजा वाला शादी में जो पहनते हैं ना, थोड़ा उस टाइप का लग रहा है ये। बाय द वे ये फ्रांस के थे और बहुत ही स्मार्ट। ये जब वो 17 साल के थे तब का फोटो है ये। एनसी सैडी कार्नोट साहब, इन्हीं के नाम पर कार्नोट साइकिल बना। ये देखो 1796 टू 1832, मतलब ये कितने साल जिए हैं यार, 32 और 4 36 साल। और इनको देखो क्या बोला जाता है, फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अरे यार 36 साल में पता नहीं इतना बड़ा अचीवमेंट, बाप रे बाप। ये मैकेनिकल इंजीनियर थे, आर्मी मिलिट्री मैन थे, साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, है ना, काइंड ऑफ एनसी सैडी साहब। मैं आपको मजाक नहीं उड़ा सकता, आपको मैं प्रणाम कर रहा हूँ, आप बहुत महान हैं। मेरे बच्चों को ये कार्नोट साइकिल समझ में आए। बच्चों, कार्नोट साहब ने ये प्लान किया कि कैसे ऐसा क्या हो सकता है, कैसे एक मशीन डिजाइन किया जाए, कैसे एक इंजन बनाया जाए जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो। ये प्लान कर रहे थे कैसे इंजन का, हीट इंजन का। हीट इंजन तुमने देखा था पिछली क्लास में, वो एक हॉट बॉडी से हीट लेकर के कोल्ड बॉडी को देता है और बीच में जो हीट बचता है उससे वर्क डन कर लेता है, नहीं? बिकॉज हमने पढ़ा था कि हीट कैन नॉट बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। सो फ्रॉम हॉट बॉडी वो Q2 हीट लिया और Q1 हीट कोल्ड बॉडी को दिया। सो Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू वर्क डन, है ना बच्चों। सो ये कार्नोट साहब, फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। ये टाइम तो देखो यार 1796, बाप रे बाप, मतलब एक अलग ही टाइम में जी रहे थे यार वो। और उसमें थर्मोडायनेमिक्स की बातें की हैं, उनकी बातें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इन्होंने एक ऐसा मशीन की कल्पना की। ही इन्विजिज्ड मतलब परिकल्पना करना, सोचना। ही इन्विजिज्ड मशीन, साइकिल, a machine, a heat engine which can have maximum efficiency. Okay, लोग जो सोचते हैं कि, तो यू कैन से कि ये वो लोग थे जो कि ये समझना शुरू कर दिए थे कुछ हद तक। इसके बाद क्लैसियस साहब उस बात को पूरा किए कि हीट को पूरी तरह वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जो आज भी है। हम लोग कुछ सोचते हैं, बनाते हैं या पढ़ाई भी करते हैं, सोचते हैं ऐसा पढ़ाई करो कि 100% समझ में आ जाए। ये लोग कहते हैं ऐसा कभी नहीं होता है। आप जो पढ़ते हो उसको समझने के और करीब पहुंच सकते हो, और करीब और करीब और करीब। मतलब इसी के ऊपर एक जापान में टेक्नोलॉजी बनाई गई, काइजन टेक्नोलॉजी। उसे बोलते हैं नेवर एंडिंग बेटरमेंट। बेटरमेंट कभी ख़त्म नहीं होता, हमेशा सुधार के चांस बने रहते हैं। तो क्योंकि 100% कभी हो ही नहीं पाता है, तो हमेशा हम उसकी तरफ अप्रोच करते रहते हैं। ये लोग यार इतने पहले इस सब बातों को समझ गए थे। इन्होंने 1824 में एक किताब लिखा था, रिफ्लेक्शन ऑन द मोटिव पावर ऑफ फायर। माय गॉड, सिर्फ एक किताब लिखा और इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ग्रेट यार। इन्होंने एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, कि कैसे हम हीट इंजन बना सकते हैं जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो। लेकिन इन्होंने साइकिल का परिकल्पना किया
उस साइकिल में 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होंगे और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस होंगे। ये हमारे कोर्स में है एंड इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो बच्चों, इन्होंने एक साइकिल की परिकल्पना की जिसको मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। पहले मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। तो कार्नोट साहब ने, NC सैडी कार्नोट साहब ने PV डायग्राम पर, ध्यान रखना आपको कि ये थियोरेटिकल साइकिल थी, इट्स नॉट एक्चुअल। उन्होंने कहा कि अगर हम एक ऐसी साइकिल बनाएं जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो, एक ऐसा हीट इंजन बनाएं, एक ऐसी गाड़ी बनाएं जो कि मैक्सिमम एफिशिएंसी देती हो, तो कैसे बनेगी, कितना होगा। तो एक बात तो हमारे सारे बच्चे सोचते होंगे, एक बात हमारे सारे बच्चे समझते होंगे, वो ये कि वो प्रोसेस रिवर्सिबल होना चाहिए। रिवर्सिबल प्रोसेस की एफिशिएंसी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, इरिवर्सिबल की कम होती है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि सेम रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ के साथ में, इनपुट्स के साथ में, रिवर्सिबल मैक्सिमम वर्क डन होता है इन कंपेरिजन टू इरिवर्सिबल। दिस थिंग वी हैव डिस्कस्ड मच, है ना। सी बच्चों, तो कहते हैं कि इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। कहें स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप कैसा होगा जिसको हम लोग कई बार में देखेंगे और आप लोग बड़े ध्यान से बच्चों समझना है इसको। स्टेप नंबर 1 आइसोथर्मल प्रोसेस होगा और ये एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन मतलब डेल्टा V की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होगी, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। स्टेप नंबर 2 एक साइक्लिक प्रोसेस कार्नोट साहब ने डिजाइन किया, प्लान किया, सोचा, इन्विजिस्ड किया। उन दिनों में मुझे लग रहा है कि ये घटना 1822 की है, जब इन्होंने बात कही थी कि एक ऐसी साइकिल बनाओ, एक ऐसी मशीन बनाओ जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो। तो वो कहे कि एक तो उसको रिवर्सिबल होना चाहिए और दूसरा वो साइकिल कैसा हो, साइकिल मतलब घूम के वहीं पे आ जाए। अब साइकिल की बात क्यों कर रहे हैं, हम कोई मशीन बनाते हैं तो वो मशीन ऐसे चली, फिर ऐसे आया, फिर चला, वो कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है, काइंड ऑफ पंप किया गया, पंप किया गया, पंप किया गया और रिपीट करता रहता है। इट्स काइंड ऑफ साइकिल। तो इसमें एक पहला वाला स्टेप आइसोथर्मल होगा जो कि एक्सपेंशन है बच्चों। दूसरा वाला एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक है बच्चों, मतलब उसमें हीट चेंज कितना होगा, 0 होगा और ये भी एक्सपेंशन होगा। तो ये एडियाबैटिक और इसमें भी वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 0, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। स्टेप नंबर 3 बच्चों, स्टेप नंबर 3 ये आइसोथर्मल होगा। इट्स आइसोथर्मल, लेकिन ये कंप्रेशन होगा, मतलब इसमें वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। सो डेल्टा V विल बी लेस देन 0 एंड स्टेप नंबर 4 विल बी एडियाबैटिक होगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू 0 एंड इस केस में भी कंप्रेशन होगा, मतलब कंप्रेशन होगा लेस देन 0। मतलब इट मीन्स बच्चों हियर वी हैव 2 स्टेप्स, here we have two isothermal steps 1 and 3 and 2 adiabatic steps 2 and 4. 2 volume is greater than 0, expansion and 2 compression, right? तुम्हें ये सोचना होगा कि ये कैसे प्लान किया होगा कि इसी केस में एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। ये सब बातें हमारे कोर्स के बियॉन्ड है अभी, उसके लिए आपको ये किताब पढ़ना पड़ेगा या आगे आपको ग्रेजुएशन का वेट करना पड़ेगा। अगर आप IIT में जाओगे तो ग्रेजुएशन में ये सब चीज़ें खूब पढ़ना है बच्चों। तो वी विल सी देयर, मी माई सेल्फ नहीं, आपके कोर्स में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे हमें सिर्फ इसको अध्ययन करना है। लेट्स सी नाउ, कम ऑन। तो ये क्या कह रहे हैं बच्चों कि मान लो सपोज ये यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ से पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ है ना, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इट्स अ स्टेप नंबर 1 आइसोथर्मल एक्सपेंशन। देन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, यू कैन सी वॉल्यूम बढ़ रहा है, एडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा होता है, जैसे स्टेप नंबर 2 एक्सपेंशन, है ना बच्चों। ये हमारा B मान लो, ये हमारा C मान लो। देन क्या होगा, देन आइसोथर्मल कंप्रेशन, है ना, ऐसे ये हमारा देखो कंप्रेशन, वॉल्यूम घट रहा है, 3 हुआ। देन 4th वन एडियाबैटिक कंप्रेशन, देखो ये एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। चलिए इन सब बातों को धीरे धीरे करते रहे हम लोग, कंटिन्यू करें। देखो पहली बात, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है, A B C and D, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है। सपोज दैट, अच्छा ये सब के सब रिवर्सिबल प्रोसेस है बच्चों, बहुत आराम से समझना है, बहुत कूल टाइप समझना है।
कोई जल्दीबाजी नहीं है, जल्दीबाजी करेंगे तो हम चीज़ों को मिस कर देंगे। देखो इसमें 4 स्टेप है, स्टेप 1 2 3 एंड 4। ये आइसोथर्मल है, ये आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल मतलब डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। ये आइसोथर्मल मतलब डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। ये दोनों एडियाबैटिक है, मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। हियर ऑल्सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। एडियाबैटिक में स्लोप ज़्यादा होता है, वी नो इट, वी हैव सीन इट बिफोर, सो इट्स हैविंग मोर स्लोप देन आइसोथर्मल। नाउ इनमें से एक इस बात को समझने के लिए आपको फिर से मैं याद दिलाता हूँ कि व्हाट इज द बेसिक वर्किंग ऑफ हीट इंजन। इट जस्ट टेक हीट फ्रॉम hot body, or you can say source, suppose Q2 amount of heat, so hot body से heat लेता है and sink which is at the lower temperature उसको heat देता है। suppose Q2 heat लिया और Q1 heat दिया, तो जो इनका difference होगा Q2 minus Q1, that will be the work done, right? ये हमने पिछले लेक्चर में बड़े ध्यान से देखा है। जिन बच्चों का पिछला लेक्चर छूट गया हो या कोई भी लेक्चर छूट गया हो, थर्मो तो गजब चल रहा है, आप लोग बहुत अच्छा सीख भी रहे हो, तो मुझे मज़ा आता है, आप लोग रिस्पॉन्स करते हो, सीखते हो। तो जिनका कोई भी लेक्चर छूट गया हो तो ये अवेलेबल है, प्लीज़ देख लो, ये आपकी ज़िंदगी को बदल देगा बच्चों। सो बच्चों ये हमारा पीवी डायग्राम है कार्नोट साइकिल का। साइकिल बिकॉज हम जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पर घूम टहल के आ गए। कोई पूछे कि नेट बताओ, डेल्टा यू क्या होगा, 0 होगा, डेल्टा एस क्या होगा, 0 होगा, डेल्टा एच क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज ये सब के सब स्टेट फंक्शंस हैं, है ना बच्चों। तो स्टेट फंक्शंस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ये हम जानते हैं। चलो बीच से मिटा दे रहा हूँ मैं। नाउ अब बड़े कुछ छोटी छोटी बातें मैं कर लेता हूँ आपसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। लेट्स सी नाउ। हाँ, तो अब देखो मुझे ये पता करना है कि इनमें से कौन ज़्यादा टेम्परेचर पे है और कौन सा कम टेम्परेचर पे है, मुझे ये पता करना है। कौन सा हॉट बॉडी, देखो आपको पता है ना कि PV इज इक्वल टू nRT, है ना बच्चों, है पता करना है टेम्परेचर। देखो यहाँ पे अगर इसको मैं आगे भी बढ़ाता हूँ, अगर मैं इसको आगे ड्रॉ करता हूँ, तो इस पर्टिकुलर ये क्या है बच्चों, इधर क्या है, प्रेशर है। इस पर्टिकुलर वॉल्यूम पे यहाँ PV की वैल्यू ज़्यादा होगी इसके PV की वैल्यू के लिए, इसके PV की वैल्यू ज़्यादा होगी इसके PV की वैल्यू के लिए। क्यों, अगर वॉल्यूम सेम है तो इसका प्रेशर क्या है बच्चों, ज़्यादा है। तो अगर PV की वैल्यू ज़्यादा है, मेरी बात समझ में आ रही क्या, मेरी बात समझते ही आप लोगों को यस बोलते रहना है। PV की वैल्यू ज़्यादा होगी, NR तो कांस्टेंट होगा, बिकॉज हम लोग किसी पर्टिकुलर कंटेनर में एक्सपेंशन और कंप्रेशन कर रहे हैं, राइट। सो टेम्परेचर उसका डेफिनेटली ज़्यादा होगा, नहीं। बहुत बढ़िया। देखो तो यहाँ PV की वैल्यू ज़्यादा है इससे कंपेरिजन में, देयरफॉर हाई टेम्परेचर पे होगा। सपोज इट्स हाई टेम्परेचर इज T2, ये पूरा T2 टेम्परेचर पे है, यानी लोअर टेम्परेचर बच्चों, इस टेम्परेचर को हमने बोल दिया T1, ओके, इट्स ए लोअर टेम्परेचर, राइट। तो ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T2 पे हो रहा है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पर हो रहा है। क्लियर, इतनी बात समझ आई क्या, ये पूरा। अच्छा एक बात आप लोगों को और पता है ना बच्चों, एक छोटी सी बात आप लोगों को पता है क्या, कि PV डायग्राम के अंदर जो एरिया होता है वो वर्क डन होता है। डू यू नो, हेलो बच्चों, ये पूरा एरिया क्या होगा, वर्क डन। हमारे हीट इंजन ने कितना काम किया है, इतने के बराबर जिसके अंदर एरिया है, कितना काम किया है। ये हाई टेम्परेचर है, तो जब यहाँ से यहाँ जा रहा होगा, देखो क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, यस। तो सिस्टम वर्क कर रहा है, क्यों, वो हाई टेम्परेचर पे, तो इसको यहाँ पे हीट मिला। कितना हीट मिला बच्चों, Q2 अमाउंट ऑफ इसको हीट मिला, Q2। यहाँ तो हीट 0 है, यहाँ हीट 0 है, और यहाँ वो सिस्टम लो टेम्परेचर पे है, तो ये हीट रिलीज कर रहा है। ओके ओके बच्चों, ये कितना रिलीज किया, Q1, ठीक है। तो इन दोनों में हीट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 है। आगे इन सब चीज़ों को मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस साइकिल की एफिशिएंसी निकाली कार्नोट साहब ने, प्लान किया 1822 में, ओ माय गॉड, और इन्होंने बताया कि इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, लेकिन 1 से कम होगी, 100% कभी नहीं होगी। गुड, बहुत अच्छे बच्चों। ये हमारा, मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा घोंच पोंछ हो गया यार, तो मैं साफ करता हूँ।
अब देखो साफ साफ हो गया। इसको अगर ड्रॉ करना हो तो मैं इसको बड़े प्यार से ऐसे ड्रॉ कर देंगे, है ना, स्मूथली, कि आइसोथर्मल एडियाबैटिक, आइसोथर्मल एडियाबैटिक। वाओ ग्रेट। ये हमारा ए, ये बी, सी, डी, प्रोसेस हमारा ऐसे चल रहा है। नहीं बच्चों, हम लोग कार्नोट साइकिल याद हो गया क्या? पी और वी। कोई कहे वर्क डन बताइए, तो देखो ये वर्क डन है। कहीं ये क्या है? ये कहें हाइयर टेम्परेचर टी एच लिख दो, हाई टेम्परेचर। ये लो टेम्परेचर, इसको टी एल लिख दो, है ना। इस पूरे में कांस्टेंट टेम्परेचर है ना बच्चों। चाहो तो इसको P1 V1 P2 V2 ऐसे ना हम लोग दे सकते हैं। देन आफ्टर वी विल कैलकुलेट, है ना। तो देन आफ्टर वी विल कैलकुलेट, हम इसका वर्क डन की एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी वो हम अभी कैलकुलेट करेंगे। ये कितना आएगा, वी विल कैलकुलेट इट। बट हमको ये तो पता है कि इसके अंदर जो एरिया होता है वही क्या होता है बच्चों? वर्क डन होता है ना। हम इसका वर्क डन निकाल लेंगे। ठीक है, रेडी। अच्छा, इसी चीज़ को हम लोग दोबारा फिर देखने वाले हैं। चलो अच्छा देख लो। यहाँ कम समझ में आए तो कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ी अब क्यूरियस बन के रहना, ताकि आगे मैं समझाऊं तो आपको समझ में आ जाए। वही सेम चीज़ बताने वाला हूँ। देखो क्या लिखा मैंने, कार्नोट साइकिल। लेट्स सी, यहाँ पे सेम पिक्चर लेके आए बच्चों। देखो ये क्या है? आइसोथर्मल। इसमें सिस्टम को हीट मिल रहा है। कितना हीट मिला? Q2। इस टोटल टेम्परेचर क्या है बच्चों? TH, हाइयर टेम्परेचर TH, है ना। ये क्या है? ये है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का स्लोप थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। ये अगेन क्या है बच्चों? आइसोथर्मल। ये देखो ये क्या हो गया? एडियाबैटिक। ये किस टेम्परेचर पे है? लोअर टेम्परेचर, है ना। इसको TC बोल दिया है ना। और इसमें क्या होगा? हीट आउट होगा। कितना अमाउंट? Q1। इसमें हीट मिलेगा कितना अमाउंट? Q2। और हमने पढ़ा है बच्चों कि एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू टी हॉट T2 माइनस T1 बाई T2। ये मैंने आपको पढ़ाया है ना, डेराइव नहीं किया है। फिर से एक बार और, ये हमने डेराइव नहीं किया है। टुडे वी विल डेराइव इट। ये हमने पढ़ाया। और अब क्या पढ़ाया था? इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 बाई Q2। मतलब कितने, ये यहाँ पे हम जब Q2 Q1 कह रहे हैं तो हमारा सेंस सिर्फ मैग्नीट्यूड से है कि Q2 हीट मिला माइनस Q2 हीट Q1 लॉस कर दिया बाई Q2। मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ ताकि आपको मजा आए। हीट इंजन है क्या? देखो मैंने कहा था एक हॉट बॉडी होता है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ये हमारा मशीन है जो इससे लिया कितना? Q2 अमाउंट ऑफ हीट लिया। ये हमारा हीट इंजन है। इधर वो Q1 अमाउंट ऑफ हीट दिया, ओके। ये और किस टेम्परेचर पे? लो टेम्परेचर बॉडी को, सिंक को, जो कि कम टेम्परेचर पे है। बाकी जो डिफरेंस है वो यहाँ उसने वर्क डन कर दिया। बच्चों समझो आप, Q2 हीट लिया, Q1 हीट दिया, कितना बच गया? W इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1। नहीं तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है? कितना काम किया बटे कितना लिया था। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1। इतना वर्क किया बटे कितना लिया था? Q2 लिया था। एंड आई विल प्रूव इट टुडे दैट दिस विल बी इक्वल टू T2 माइनस T1 बाई T2। दिस इज हाइयर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर बाई हाइयर टेम्परेचर। आई विल प्रूव इट टुडे, है ना। जैसे Q2 क्यों मिल रहा है? अरे भाई आप कुछ भी मान लो, Q2 मत मानो, यार क्यों मान लो? ये इससे हीट लेगा ना। मैंने इसे Q2 नाम दिया। Q2 नाम इसलिए दिया गया था कि ये कैलकुलेशन पर आसानी समझ में आए हमको। ये Q2 क्या बेटी हुआ? ये Q2 जो है, इसे कुछ ही मान लो। इसको मैं आराध्या हीट मान लूँ क्या? बताओ। इसको मान लेता हूँ QA, A फॉर आराध्या, तो कोई इशू नहीं है ना बेटा। हम इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो हमने Q2 इसलिए बोला था कि यहाँ पे हमारा ये जो हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं ठीक ठाक दिखाई पड़े, ठीक है। मुझे लगता है आप लोगों को हीट इंजन समझ में आ गया होगा। अगर ये पूछना चाह रही है कि हाई टेम्परेचर वाले से, अगर ये पूछना चाह रही है कि
हाई टेम्परेचर वाले से हीट क्यों लिया? अरे भाई जिसके पास होगा वही तो देगा, तो हाई टेम्परेचर बॉडी के पास हीट है उससे ले लिया और लो टेम्परेचर वाले को दे देगा। ये तो बहुत स्पॉन्टेनियस बात है कि नहीं? और जो अंतर मान लो कि से आपने 1000 रुपये लिया, क्यों लिया? उसके पास है, जो दूसरे को आपने दे दिया 400 रुपये, तो 400 रुपये दिया तो बाकी जो बीच का खर्च कर दिया आपने 600 रुपये, नहीं खर्च कर दिया मतलब वर्क डन हो गया, है ना। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो इंटू 100 कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं इसका बहुत, अभी मैं सिर्फ बताऊँ आपको, मैं सिर्फ बाउंड्री बात कर रहा हूँ, अंदर घुसने वाला हूँ, थोड़ा वेट करो, अंदर घुसने वाला हूँ। सी उसी चीज़ को यहाँ दिखाया गया बच्चों, फिर से स्टेप बाय स्टेप आपके दिमागों में घुसने के लिए। ये देखो, ये कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट हीट, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट हीट कह रहा है कि देखो पहले आइसोथर्मल, थोड़ा ब्लड आ गया इमेज यार, आइसोथर्मल इसमें क्या हो रहा है? पहले एक्सपेंशन हो रहा है, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है स्टेप 3, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है। तो जहां चला था वहीं पहुंच जा रहा है वो, ठीक है। ये 4 स्टेप हैं इसमें, ठीक है बच्चों, गांव वालों। चलो मैं तुम्हें फिर से प्यार समझाता हूँ, यहाँ पे आ जाओ। एनालिसिस ऑफ कार्नोट साइकिल 1 बाय 1 समझाना है। एक बार मैं पूरा फिर से समझा देता हूँ, फिर 1 बाय 1 बात करें। कोई जल्दीबाजी नहीं हमारे पास, जीरो जल्दीबाजी। अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगा, फिर हर एक स्टेप को धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करेंगे। कार्नोट साहब, सैडी कार्नोट साहब, जो कि फ्रेंच थे, वो एक ऐसी मशीन की कल्पना कर रहे थे जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो। उन्होंने एक साइकिल प्लान किया जिसमें 2 एडियाबैटिक और 2 आइसोथर्मल स्टेप्स हैं। पहला स्टेप आइसोथर्मल एक्सपेंशन का है, दूसरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन का है, तीसरा आइसोथर्मल कंप्रेशन का है, चौथा एडियाबैटिक कंप्रेशन का है। कुल मिला के जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। भाई पहले भागा जा रहा है, एक्सपेंड किया जा रहा है, तो 2 में घटा ताकि वहीं पहुंच जाए। 2 एक्सपेंशन हो गया और 2 कंप्रेशन हो गया, और है ना। चलिए अब मैं आपको इस दिखाता हूँ बच्चों, धीरे धीरे फिर से एक बार देख लेते हैं, हमारे कोई बच्चे बचे न रहे। अगर पीवी डायग्राम में बात करें बच्चों, तो पहला एक्सपेंशन, आइसोथर्मल ग्राफ देखो ऐसे ही होता है। दूसरा कंप्रेशन, एडियाबैटिक थोड़ा डाउन आ जाएगा, है ना। इसमें डेल्टा टी 0 है, एक्सपेंशन वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ देखो यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसमें डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 हो गया। फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन हो जाएगा, देखो ऐसे आइसोथर्मल कंप्रेशन हो जाएगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, कंप्रेस कर रहा है, वॉल्यूम घट रहा है। एंड फाइनली एडियाबैटिक कंप्रेशन हो जाएगा, अगेन वॉल्यूम घटा, और फिर वहीं से वहीं पहुंच गया। ए बी सी डी, ये हाई टेम्परेचर पे है, मैंने आपको बताया। और ये हाई टेम्परेचर पे क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ अगर प्रेशर P1 V1 मान लें, यहाँ P2 V2 मान लें, यहाँ P3 V3 मान लें, और यहाँ पे हम P4 V4 मान लें, और ये पूरा एक ही टेम्परेचर पे, सपोज टेम्परेचर इज T2, इसका टेम्परेचर इज सपोज T1। देखो यहाँ पे डेल्टा Q इज इक्वल टू 0 है। ये हमारा एक साइकिल बन गया बच्चों। ये हायर टेम्परेचर है, क्यों? मैंने कहा आपको, देखो ये PV इज इक्वल टू nRT से आप समझ सकते हो, क्योंकि हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, सो NR हैज टू बी रिमेन्स कांस्टेंट। नाउ इफ PV विल बी हायर, देन टेम्परेचर विल डेफिनेटली हायर। We can easily understand it that the value of P1 V1 multiply is greater than value of P4 V4. Obviously यार, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है तो P1 ज़्यादा होगा, तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, सो T2 will be greater than T1. It's very easy to understand it, है ना, बहुत आसान है। और ये हाई टेम्परेचर पे है तो इसमें इसको हीट मिल रहा होगा, इधर तो हीट 0 है, इसमें हीट कितना मिला उसको? Q2। अभी Q2 हमने ऐसे ही बोल दिया, Q1 भी बोल सकते हैं उसको, बट ताकि वो हमें मालूम चले कि जो लिए हैं उसको Q2 बोल रहे हैं, राइट। और ये लोअर टेम्परेचर पे दे रहा है, कितना हो गया ये? Q1। तो कहें वर्क डन कितना होगा? क्या भैया तुम Q2 लिए थे और Q1 का निकाल दिए बाहर, इतना ही तो वर्क डन किए हो। तो एफिशिएंसी क्या होगा? कितना काम किए भाई? Q2 माइनस Q1 बटे कितना लिए थे? Q2। परसेंटेज बताओ तो 100% हो जाएगा, इंटू 100, ये हुआ।
इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, अभी मैं आपको प्रूफ करूंगा। दिस इज इक्वल टू T2 माइनस T1 बाई T2 इंटू 100। आई विल डिराइव इट, वी विल डिराइव इट। ओके, इज इट नाउ क्लियर टू एवरीवन? प्लीज से इज देयर एनी इशू बच्चों? तुम देखो, अगर तुम में इशू किसी को होता है तो मैं फिर जान लगा देता हूँ। तो मुझे बर्दाश्त नहीं मेरे किसी बच्चे को कम समझ में आए ना 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 ना। अब यहाँ एक अच्छी बात देखो, जो देखो यहाँ पे डेल्टा Q 0 है, ठीक है। जब डेल्टा Q 0 होगा तो हम लोग तो पढ़े हैं यार कि ds इज इक्वल टू dq बाई टी। कहेंगे सर ये तो खाली रिवर्सिबल में होता है, तो हम तुमको बड़ा मार मारेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। ये सारा स्टेप्स कैसा बच्चों? रिवर्सिबल है। कैसा है? रिवर्सिबल है। तो अगर dq 0 होगा तो यहाँ ds भी 0 हो जाएगा। मतलब जिस प्रोसेस में dq 0 होता है वहाँ ds भी 0 होता है। मतलब वहाँ की एंट्रोपी क्या रहती है बच्चों? कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं करती है, ठीक है। ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें एंट्रोपी क्या रहे? कांस्टेंट रहे। एक बार फिर सुनो ध्यान से आप लोग। मैंने कहा ds इज इक्वल टू, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस हमने पढ़ा हुआ है ds इज इक्वल टू dq बाई टी। तो जिसमें dq 0 होगा उसमें ds तो पक्का 0 हो जाएगा। अगर ये 0 थे तो 0 हो जाएगा। मतलब चेंज इन एंट्रोपी 0 हो गया, मतलब एंट्रोपी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अगर चेंज इन एंट्रोपी 0 हो गया तो एंट्रोपी क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट। मतलब कैसा प्रोसेस हो गया? आइसेंट्रोपिक। मतलब इसमें और इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा और इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। वाव, पक्का मामला क्लियर है भाई गांव वालों? बात तय हुई कि नहीं बताओ? इन दोनों में डेल्टा Q 0 है तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा, यहाँ भी एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा। बोलो रे बच्चों लोग, बोलो भारत माता की जय। इन दोनों में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, बोलो। अगर हाँ बोल दो तो मैं आगे बढ़ जाऊं फिर। आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। हाँ, इन दोनों में एंट्रोपी कांस्टेंट होगा, इन दोनों में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। यस। तो अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें एंट्रोपी और टेम्परेचर का, यहाँ एंट्रोपी और यहाँ टेम्परेचर का, बहुत ध्यान रखना, ठीक है। वैसे पहले वाले में मैंने शायद उल्टा ग्राफ है क्या? टेम्परेचर एंट्रोपी क्या, देखते हैं। इसमें ग्राफ टेम्परेचर एंट्रोपी का, चलो यही ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पलट जाता है। अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी का, तो पहले वाले में, फर्स्ट वाले में टेम्परेचर कांस्टेंट है, वो भी टेम्परेचर ज़्यादा है, ये टेम्परेचर कांस्टेंट। और कितना टेम्परेचर है? ज़्यादा, T2। दूसरे वाले में एंट्रोपी कांस्टेंट है, ये दूसरा एंट्रोपी कांस्टेंट है, देखो एंट्रोपी कांस्टेंट है। ये स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, ठीक है। तीसरे वाले में फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट है, स्टेप नंबर 3। चौथे वाले में फिर से एंट्रोपी कांस्टेंट है। वो मजेदार ग्राफ है ये, उसी कार्नोट साइकिल ग्राफ है, लेकिन अभी टेम्परेचर एंट्रोपी में ग्राफ ड्रॉ किया है। हमको पता है कि स्टेप 4 एंड स्टेप 2 में एडियाबेटिक प्रोसेस में एंट्रोपी इज कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट कर दिया। एंट्रोपी इधर कांस्टेंट है बिल्कुल। बच्चों समझ में आ रहा है? देखो एंट्रोपी कांस्टेंट है, देखो इस पूरे प्रोसेस में एंट्रोपी क्या है? कांस्टेंट है। इस पूरे प्रोसेस में एंट्रोपी क्या है? कांस्टेंट है। इस पूरे में टेम्परेचर कांस्टेंट है। नहीं, यही ग्राफ है, देखो तुम देखो यहाँ पे, कहाँ गया रे, आ जाओ, ये तो ग्राफ है यार ये। नहीं, इसमें देखो, इसमें हमको हीट मिल रहा है क्योंकि हाईयर टेम्परेचर पे देखो टेम्परेचर लोअर होगा, कितना होगा ये? T1। अब इसमें हम हीट दे रहे हैं, कितना हीट लिया हमने? Q2। और कितना हीट दिया हमने? Q1। Q2 माइनस Q1 बाई Q2 और T2 माइनस T1 बाई T2। ठीक है बच्चा लोग, गांव वालों, मामला क्लियर है कि नहीं बताओ?
अब हम लोग एक एक स्टेप को एनालिसिस करने जा रहे हैं, ठीक है। रेडी? मैं जल्दी से ड्रॉ करता हूँ, जल्दी से। चलो अरे देखो, अब बहुत बात नहीं करनी है, ठीक है। ये मान लो यहाँ ए बी सी डी और ये हमारा प्रेशर, वॉल्यूम, P1 V1 P2 V2 P3 V3 P4 V4, ये हमारा T2, ये हमारा T1। क्लियर? ये हीट दिया उसको बोलेंगे Q2, ये हीट निकाला उसको बोलेंगे Q1। क्लियर? ये सब बात करने जा रहे हैं। तो पहले बात करें रिवर्सिबल आइसोथर्मल आइडियल गैस एक्सपेंशन की, मतलब स्टेप 1, इसकी बात कर रहे हैं। ये हमारा स्टेप नंबर 1, हम इसकी बात करने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत बढ़िया, तुम लोग बहुत प्यारे हो। तो अगर आइसोथर्मल है, डेल्टा T 0 है तो डेल्टा U तो 0 ही होगा, है ना बच्चों। और डेल्टा U इज इक्वल टू फर्स्ट लॉ से डेल्टा Q बाई प्लस डेल्टा W होता है, ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा Q इज इक्वल टू माइनस डेल्टा W, है ना, इज इक्वल टू, ध्यान रखना यहाँ क्या है P1 V1, यहाँ क्या है P2 V2 P3 V3 P4 V4, बोलने की जरूरत नहीं है। ये आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा बच्चों, डेल्टा W माइनस डेल्टा W इज इक्वल टू nRT2 ln फाइनल टेम्परेचर V2 बाई इनिशियल टेम्परेचर V1। समझ गए? ये देखो वर्क डन, डेल्टा W माइनस लग जाता है, डेल्टा, है ना। तो फिर देखो प्रोसेस इज दिस वन इज आइसोथर्मल, तुम्हारे लिए ये सब गाना गाने के बराबर होना चाहिए, बिकॉज वी हैव सीन ऑल दिस केसेस। सिंस द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, डेल्टा T विल बी इक्वल टू 0, सो डेल्टा U विल बी इक्वल टू 0, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W, ये भी 0 हो जाएगा। सो डेल्टा Q इज इक्वल टू माइनस डेल्टा W, है ना बच्चों। अब डेल्टा W इज माइनस nR2, तो समझ गए हम लोग। चलिए नाउ सेकंड, रिवर्सिबल एडियाबैटिक आइडियल गैस एक्सपेंशन। अब ध्यान से देखो, अब मैं इस केस को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये पहला हो गया, अब दूसरा ऐसे इसको, ये दूसरा प्रोसेस नंबर 2, ये P2 V2 से कहाँ आया P3 V3 में, ठीक है। इसमें बात करने जा रहे हैं, इसके डेल्टा Q की वैल्यू क्या है 0, इसमें डेल्टा Q 0 नहीं है, इसमें इस वाले मैंने निकाल लिया भाई। यहाँ पर ये देखो डेल्टा Q2 है, ये कितना हीट मिला, कितना मिला, इतना मिला, nRT2, ये है Q2 की वैल्यू, नहीं है ना। इसमें कितना हीट मिलेगा, जो हीट इन्वॉल्व होगा वही तो ये है, दिस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा W। हो गया यार, ठीक है। चलिए आ जाओ भाई, आ जाओ। P2 V2, ये P3 V3, डेल्टा Q 0, हमको पता है डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा Q। इसी बहाने हम लोग फर्स्ट लॉ यूज करना भी सीख जाएंगे, नहीं बच्चों? क्या बात है, तुम लोग सीख रहे हो तो मजा आ रहा है। अगर डेल्टा Q 0 है तो डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा W, एंड डेल्टा W इज इक्वल टू, हमें पता है ना इसका टेम्परेचर कितना बच्चों T2, इसका टेम्परेचर T1, डेल्टा U कितना होगा NCV, हाँ, फाइनल माइनस इनिशियल T1 माइनस T2, ये हो गया T1 फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है बच्चों? तो हमने दूसरे स्टेप के लिए भी सब कुछ निकाल लिया, डेल्टा U फलाना ढिमका सब कुछ कर लिया। रिस्पॉन्स करते रहो भाई। नाउ स्टेप नंबर 3 पे आओ। अब ग्राफ ड्रॉ करना हमारे लिए बच्चों को खेल है यार। स्टेप पहला हो गया, स्टेप दूसरा हो गया, नाउ स्टेप नंबर 3, इट्स आइसोथर्मल। इसमें हीट निकलेगा, ये कहाँ से कहाँ गया, P3 V3 से गया है P4 V4 पे गया है, राइट। P3 V3 से P4 V4 पे गया है, ओके। कैसे, डेल्टा T इज इक्वल टू 0, ऐसे गया है, जिसमें PV। फर्स्ट लॉ सिर्फ ये डिस्कस कर, देखो तुम एक स्टेप की बात कर रहे हो, हम हीट इंजन की बात कर रहे हैं। हीट इंजन एक साइकिल से बन के बनता है, उसमें चीज़ें रिपीट करती रहती हैं। हम लोग पूरे प्रोसेस को अध्ययन करेंगे और ये प्रूफ करेंगे कि साइकिल में कभी भी हीट पूरी तरह वर्क में कन्वर्ट नहीं होता। क्लियर बेटा?
फर्स्ट लॉ को इस बात से मतलब नहीं है कौन कहाँ कन्वर्ट हुआ नहीं हुआ, वो सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है। बट उसी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करते हुए हम लोग एक साइकिल में, एक इंजन में, मतलब सेकंड लगा कहता है कि ऐसा कोई भी इंजन नहीं बना सकते आप, इंजन नहीं बना सकते आप जो पूरी तरह से हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। स्टेप की बात नहीं करता है, हीट इंजन की बात करता है, मशीन की बात करता है। क्लियर, समझ गए आप? अब अच्छा सवाल पूछे हो, थोड़ा इसको गौर सुनना मैंने क्या बोला, राइट। तो बच्चों रिवर्सिबल आइसोथर्मल, यहाँ डेल्टा टी की वैल्यू 0 हो गया तो डेल्टा यू डेफिनेटली 0 हो जाएगा। सो अगेन डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। इट्स जस्ट वन स्टेप बेटा, इट्स नॉट द साइकिल, इट्स नॉट द हीट इंजन। हीट इंजन is made from the whole 4 steps. Clear? And it is said by second law that no heat engine can convert all heat into work, right? So now again here delta Q will be equal to minus delta W. It's just repeating isothermal, so it's a nRT1 है ना। ln final temperature is V4 and initial temperature is V3. This is this is Q1, okay, it's a Q1 जो बाहर निकल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सेम रिपीट मार दिया। नाउ अब मैं फोर्थ वाले की बात करता हूँ, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया एंड दिस वन इज फोर्थ। नाउ वी आर टॉकिंग फॉर द फोर्थ की बात कर रहे हैं हम लोग। ये P1 V1 पे चला जाएगा, कहाँ से? P4 V4 से, एंड प्रोसेस इज अगेन एडियाबैटिक। सो नाउ PV, so here delta Q is equal to 0, so delta U will be equal to delta W, and this is equal to NCV. Final temperature is T2, initial is T1, NCV T2 minus T1. तुम सोच रहे होगे ना मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या प्रूफ कर रहा हूँ। मैं एक तो आपको हर इंडिविजुअल स्टेप्स को सॉल्व कर करके ये एक प्रैक्टिस में आना चाहते हैं हम लोग कि नाउ वी आर वेरी कंफर्टेबल विद आइसोथर्मल एज वेल एज एडियाबैटिक प्रोसेस, वी कैन सॉल्व देयर ऑल एस्पेक्ट्स, एंड ऑल्सो वी कम टू नो दैट adiabatic process will be isentropic process. Okay, now by calculating the whole 1 2 3 4 steps, we will calculate the overall work done, and we know that overall work done will be nothing but area under this PV curve, PV diagram. Okay, so we will calculate the overall work done, then we will calculate the heat given Q2 and divide it, then we will calculate the efficiency of reaction, and finally we will calculate that it is equal to T2 minus T1 by T2. And not only that, सिर्फ इतनी बात नहीं है बच्चों, ये प्रूफ करने के बाद सर CV क्यों नहीं, डेल्टा U इज इक्वल टू NCV नहीं होगा बेटा, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा W। डेल्टा U क्या होता है? NCV T2 माइनस T1, ठीक है, डेल्टा U डेल्टा W। तो इसके बाद हम लोग जो क्लासियस इनइक्वालिटी थी ना उसको ही प्रूव करेंगे, बहुत मज़ा आएगा, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग एक अलग लेवल पहुंच जाएगा। अरे यार ये तो गजब है। तो थोड़ा धैर्य के साथ सुनना है, फॉलो करना है, लिखना है, और बड़ी उत्सुकता के साथ घर पे खुद भी बनाना है कि गजब है यार ये तो। ये हमने चारों का वर्क डन निकाल लिया, सब कुछ कर लिया। बच्चों देखो एफिशिएंसी का जो डेफिनेशन है, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, कोई सा भी हो, एफिशिएंसी क्या भैया, तुमको Q2 रुपए दिए थे, Q1 तुमने खर्च कर दिया, इतना ही तुम्हारे पास बचा है जो वर्क डन करोगे, Q2 माइनस Q1 है ना, बाई डिवाइडेड बाई Q2। आपको Q2 माइनस Q1 दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई Q2। ये किस प्रोसेस के लिए होगा एफिशिएंसी? किसी के लिए भी होगा, चाहे कोई भी, चाहे कोई भी प्रोसेस हो उसकी एफिशिएंसी इतनी ही होगी। बट अभी जो हम लोग ये सब किए हैं किसके लिए किए हैं? ओनली एंड ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। यू माइट आस्क कि सर रिवर्सिबल क्या किया इसमें आपने? देखो बच्चों, अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होता तो हम लोग ये वाला डेफिनेशन नहीं लगा पाते। ये हम लोग क्या करते हैं, P इंटरनल इज इक्वल टू P एक्सटर्नल, आपको याद होना चाहिए। और ये हम कब कर पाएंगे? जब प्रोसेस कैसा होगा? रिवर्सिबल होगा। ओके, नाउ कम अब यहाँ आ जाओ, यहाँ जाओ। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 बाई Q2।
मैं आपको एक मजा बताऊं, यहाँ माइनस क्यों लिखते हैं हम लोग? माइनस लिखते हैं कि हीट लॉस होता है। अगर हम सिर्फ उसको उसके साइन को कंसीडर करें, जैसे में भी लिखा है, बस Q2 प्लस Q1 बाई Q2 भी लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं? Q2 प्लस Q1 बाई Q2। क्यों कि ये Q, जब हम Q मतलब ये हम लोग ये सोच के लिख रहे हैं Q2 मतलब सब पॉजिटिव साइन के साथ है, मतलब ये सब लिख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। बट अगर हम ओरिजिनल विद साइन उसको उठाते हैं तो Q2 की वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि हीट मिल रहा है, और Q1 की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव होगी। तो जब हम लोग विद साइन लिखेंगे तो लिखेंगे Q2 प्लस Q1 बाई Q2 विद साइन, विद साइन। यहाँ ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो इज इट क्लियर बच्चों? मैंने कहा कि ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि Q2 Q1 सिर्फ हीट का एनर्जी का मैग्नीट्यूड है, तो घटा दिया, निकाल लिया। लेकिन अगर हम लोग साइन कंसिडर करें, जैसे हमने पढ़ा था, तो Q1 लॉस हो रहा है तो क्या होगा? वो माइनस। तो Q1 की वैल्यू ही माइनस होगी, तो ये अपने आप माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, समझ रहे हो? तो ये दोनों लिखा मिल सकता है, बट दोनों लिखा तुम समझना मतलब क्या है उसका, ठीक? अब देखो, एफिशिएंसी इज इक्वल टू नेट वर्क डन बाई Q2, इजंट इट बच्चों? नेट वर्क डन बाई Q2। चलो पीछे आते हैं हम लोग, देखते हैं नेट वर्क डन क्या होगा और Q2 क्या होगा। हाँ यार, स्टेप 1 में Q2 देखो ये है, Q2 इज इक्वल टू NRT2 ln V2 बाई V1। याद हो गया ये आपको? Q2 इज इक्वल टू NRT2 ln V2 बाई V1 मैं लिख दिया। अच्छा भाई, एफिशिएंसी निकालना हमको। सो यहाँ Q2 इज इक्वल टू NRT2 ln V2 बाई V1, ये हो गया। वर्क डन क्या होगा? उन चारों का वर्क डन जोड़ना है, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। सो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, जोड़ दो, है ना बच्चों? तुम तो अपनी कॉपी में कर रहे हो, इधर आओ देखो यहाँ पे क्या था? NRT2 ये हो गया। इसमें W1 की वैल्यू क्या है? माइनस NR, माइनस है ना, तो W1 इज इक्वल टू माइनस NRT2 ln V2 बाई V1। यहाँ आ जाओ। W2 क्या है इसमें? NCV_T1 माइनस T2, ये ध्यान देखो, NCV_T1 माइनस T2, ये क्या है? W2 इज इक्वल टू NCV_T1 माइनस T2। थोड़ा ध्यान लगाना, अभी सवाल पूछने वाला हूँ, इसकी जस्ट मैं सवाल पूछने वाला हूँ। देखो ये W2 है, और W4 देखो क्या है? अरे कहाँ गया? W4 देखो क्या है? NCV_T2 माइनस T1। देखो ये T2 माइनस T1 है, और वो है T1 माइनस T2, मतलब W2 और W4 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो W4, दिस इज W4 इज इक्वल टू NCV_T2 माइनस T1, और W2 इज इक्वल टू NCV_T1 माइनस T2। मतलब ये हुआ कि W2 और W4 कैंसिल हो जाएंगे। तो W इज इक्वल टू W1 कितना है? याद है ना आपको? माइनस NR, यही है माइनस के साथ, यार कहाँ गया ऊपर वाला? NRT2 ln V2 बाई V1, ये हमारा W1। अब W3 क्या हो देख लो। W3 देखो यहाँ पर है, ये थर्ड स्टेप में, माइनस NRT1 ln V4 बाई V3, माइनस हो जाएगा, ठीक है बच्चों रे थोड़ा मेहनत करवा रहा हूँ, लेकिन तुमको देखो थोड़ा स्ट्रगल करोगे ना, जब सीख के निकलोगे ना, तब तुम बाप रे बाप जब बताओ कहीं पर, तो आज मैंने पूरा टाइम इसको डिवोट कर दिया कि तुम बढ़िया सीखो। तो माइनस NRT1 ln V4 बाई V3 देखो, तो हो जाएगा, कहाँ गया भाई? हाँ, तो ये हो जाएगा W3 इज इक्वल टू माइनस NRT1 ln V4 बाई V3, ओके, ये हो गया। तो टोटल वर्क डन निकाले अगर बच्चों, तो इन दोनों का सम हो जाएगा। ये दोनों तो कट गए, W1 प्लस W3, इन दोनों जोड़ दो, क्या आएगा? NR कॉमन ले लो, माइनस NR कॉमन ले लो, है ना? अब क्या आएगा? T2
ln v2 बाई v1, इसको सॉल्व करते करते बहुत कुछ सीख जाओगे आप। हाँ, ऐसे सवाल को टैकल करना। तो W इज इक्वल टू माइनस एन आर T2 ln v2 बाई v1 प्लस T1 ln v4 बाई v3। ये देखो हमारा वर्क डन है। हमको निकालना क्या है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन बाई हीट। ये देखो ये Q2 की वैल्यू है, ये वर्क डन है। मैं थोड़ा बाकी सब डिलीट मारता हूँ ताकि हमको जगह मिल सके। ओके गुड, ये भी डिलीट मार देता हूँ। ठीक है, देखो बच्चों बहुत ध्यान से, अब मुझे करना है कुछ खतरनाक काम। ये देखो, ये क्या है बच्चों, P1 V1, ये क्या है P2 V2। हमको जब ये मालूम चल जाए बच्चों ना कि हमें करना क्या है, तो काम करना हो जाता है भयानक आसान। हमें करना क्या है, हमें एफिशिएंसी को टेम्परेचर के रूप में लेके आना है। तो ये V2 V1 V4 V3 सबको कैंसिल आउट करना है कुछ कर करा के, है ना। ये सब पहले गायब किया जाए, इसे फालतू में जगह घेरा हुआ है। ठीक है, देखो ये हमारा वर्क डन है, वो हमारा Q2 है। इतना बटे इतना करना है, मॉड लेके एफिशिएंसी हमारा वही होगा। देखना कैसे कटपिट कटता पिटता है, वही हमको ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, चलिए देखा जाए। इसका टेम्परेचर है T2 और इसका टेम्परेचर है T1। ठीक बच्चों, अब देखो जरा हम इनमें एक रिलेशनशिप निकालते हैं। और T और V में आपको पता है ना कि एडियाबैटिक रिवर्सिबल के लिए PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। हमको पता है आइडियल गैस में PV इज इक्वल टू क्या बच्चों, nRT। अगर हम P को बदलना चाहें तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT बाई V। यहाँ nRT बाई V और V की पावर गामा कर दो, कांस्टेंट करोगे तो आएगा TV की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मैं इतनी जल्दी क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। याद आ रहा है बच्चों। तो बच्चों PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एडियाबैटिक को हम लोग टेम्परेचर वॉल्यूम में TV की पावर गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं, है ना। तो मैं इसका यूज करता हूँ। चलो आ जाओ, ये हमारा देखो यहाँ इन दोनों का एडियाबैटिक प्रोसेस है। टेम्परेचर कितना, T2 V2 की पावर गामा माइनस 1, इसके लिए इस और इसके लिए इज इक्वल टू यहाँ टेम्परेचर बच्चों T1 और V3 की पावर गामा माइनस 1। क्लियर, इस एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो T2 V2 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T1 V3 की पावर गामा माइनस 1। यहाँ से देखा जाए अगर तो T2 बाई T1 इज इक्वल टू V3 बाई V2 की पावर गामा माइनस 1। बताओ भाई बच्चों, ये सही है? गाँव वालों बोलो रे। मैंने क्या किया, ये एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारा TV की पावर गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट होता है। यहाँ देखो टेम्परेचर T2 वॉल्यूम इज V2 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ टेम्परेचर T1 V3 की पावर गामा माइनस 1 हो गया। इनको हम करेंगे तो T2 बाई T1 इज इक्वल टू V3 बाई V2 गामा माइनस 1 हो गया। ठीक, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बच्चों इस V2 बाई V1 और इस V4 बाई V3 को एक रिलेशन में निकालना चाहते हैं ताकि उस V2 बाई V1 से कैंसिल आउट हो जाए। हमारा उद्देश्य ये है, मैं उसकी तरफ आगे बढ़ने वाला हूँ। सेम थिंग बच्चों यहाँ अप्लाई करो। कम ऑन एवरीवन, यहाँ किया जाए। देखो T2 V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ T1 V4 की पावर गामा माइनस 1। T2 V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T1, ऐसा हो जाएगा। यहाँ से क्या हो बच्चों, T2 बाई T1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ T2 बाई T1 है ना, वही चीज़ मैं यहाँ करना चाह रहा हूँ। फिर उनको इक्वेट कर देंगे। T2 बाई T1 इज इक्वल टू V4 बाई V1 की पावर, है ना बच्चों, गामा माइनस 1। अगर बच्चों ये दोनों इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं, तो राइट हैंड साइड भी जरूर इक्वल होंगे। सो इन दोनों देखा जाएगा। सो इसका मतलब हुआ कि V4 बाई V1 इज इक्वल टू V3 बाई V2 हो जाएगा। इन दोनों देखो आप, हेलो,
ये दोनों इक्वल हैं, देखो ये है वी T2/T1, ये भी T2/T1. इफ these two are equal, left hand side equal, so right hand side must be equal. In right hand side what we have, see, gamma minus 1 is common, see, gamma minus 1 is common, so V4/V1 is equal to V3/V2, and therefore from here we can say V2/V1 is equal to V2/V1 is equal to V3/V4. या सो बच्चों यहाँ पर जो हमने V4/V3 is equal to V1/V2, तो यहाँ इसकी जगह पर हम लोग V1/V2 लिख सकते हैं कि नहीं, हमको ये बताओ। या हम ऐसा कह सकते हैं क्या, इस पूरे की जगह पर बच्चा लोग बताना रे बच्चों, इस पूरे में माइनस लिख दूं, -T1 ln V2/V1 लिख सकता हूं क्या? माइनस कर दिया तो ये पलट जाएगा। फिर इससे फायदा क्या हुआ कि हमें सब V2/V1 में मिल गया। और डिजिटल क्लास का फायदा क्या है कि सब कुछ आपके पास अवेलेबल हमेशा रहेगा। नाउ हम इसको फिर से रिपीट करेंगे, डोंट वरी, मेरे पास बहुत टाइम है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन बच्चों NR भी कॉमन हो गया, ये तो कॉमन हो गया, और हम ln V2/V1 भी कॉमन ले सकते हैं, है ना। सो लेट्स टेक -NR ln V2/V1 को भी कॉमन ले लिया। ओके, ऐसा करने से क्या हुआ, ये अंदर क्या चला गया, T2 minus T1 डिवाइडेड बाई हीट इज इक्वल टू NR T2 ln V2/V1। ओ माय गॉड, मॉड लोगे तो माइनस की मतलब नहीं है, ये सब कट जाएगा, ये भी कट जाएगा इससे। तो क्या एफिशिएंसी क्या आएगा बच्चों, एफिशिएंसी इज इक्वल टू T2 minus T1/T2। वाह, जबरदस्त। ये जब हम लोग डेरिवेशन करते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा था, मेरे मन में क्या बात चल रही थी कि बाय डेराइविंग इट वी यूज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। हम ये भी सीख रहे थे कि हमको कैसे टीवी की पावर क्यों यूज करते हैं, बिकॉज हमें वॉल्यूम के एक्सप्रेशन को सिमिलर लाना था। और ऐसा क्यों ला रहे हैं, बिकॉज हमें नीचे V2/V1 है, तो उस फॉर्म में लाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें सारी चीज़ें सीखते रहते हैं करते हुए। तो जब कोई सवाल मिलता है हमें एग्जामिनेशन में, तो ये जो हमारी हैबिट रहती है ना, इसको प्रॉब्लम को टैकल करने का, ये वहाँ काम आती है, राइट। वो स्पॉन्टेनियसली वहाँ पे आंसर निकल के आ जाता है। क्लियर? नाउ हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे। अभी ये लॉन्ग प्रोसेस तो है, बट ये बताया ना, ये कई सवालों को अपने अंदर समेटा हुआ है। और ये बात भी समझो, कार्नोट साहब ने कब बताया था, 1822 में ना। चलिए मैं फिर से एक कहानी दोहराता हूं आपके लिए, ताकि आपको मजा आए। कम ऑन बच्चों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। क्या बच्चों बताओ, डिस्कस करूँ मैं? हमने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे एक PV डायग्राम बनाया, P एंड V एक डायग्राम बनाया एक कार्नोट साइकिल के लिए, जो ऐसी साइकिल है। ओ माय गॉड, मैंने आपको बताया था इसका TS वाला भी। इसमें यहाँ आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल, कम से कम ये सब बातें सबको समझ में आ ही गई है। आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये हमने इसको A माना, B माना, C माना, और इसको हमने D माना। ठीक है, ये हमने सब कर लिया। यहाँ टेम्परेचर T2 हाइयर टेम्परेचर, टेम्परेचर T1 लोअर टेम्परेचर,
ये सारी चीजें ना बच्चों। ग्रेट। सो हमें निकालना है एफिशिएंसी, तो हमें निकालना है कि वर्क डन निकालो भाई, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 बाई जो हीट दिया गया वो Q2 हीट है, तो यहाँ पे दिया गया Q2। ओके, यहाँ हीट कितना निकला Q1, तो एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू Q2 प्लस Q1 बाई Q2। अगर मैं प्लस Q1 करता हूँ तो इट मीन्स आई एम कंसिडरिंग द साइन ऑफ Q1 विच डेफिनेटली विल बी माइनस। ओके, ये पूरा किया गया। इसको हम लोग करेंगे बच्चों, देखेंगे W2 और W4 जो है कैंसिल आउट हो जा रहा है। क्यों? ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो इसमें वर्क डन क्या आएगा सॉरी ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, नीचे वाला ना, ये वाला। तो इसमें वर्क डन निकालेंगे तो आएगा NCV फाइनल टेम्परेचर T1 माइनस T2, और यहाँ वर्क डन निकालेंगे क्या आएगा NCV आएगा T2 माइनस T1। इफ यू सी दिस टू आर रिवर्स ऑफ ईच अदर विल कैंसिल आउट डेफिनेटली। इन दोनों का वर्क डन निकालेंगे तो एक में आएगा ये वॉल्यूम है V2, ये वॉल्यूम है V1, ये वॉल्यूम है V4, ये वॉल्यूम है V3। तो एक बार वर्क डन आएगा nRT2 माइनस लगा देना, माइनस nRT2 ln V2 बाई V1, इसमें आएगा माइनस nRT1 V4 बाई V3। नहीं, यही किया हमने, तो वर्क डन हमने जोड़ लिया, कितना आएगा तो हमको याद भी हो गया, माइनस nRT2 ln V2 बाई V1 और माइनस nRT1 ln V4 बाई V3। फिर अब ये वर्क डन हो गया। नाउ हमें ये वर्क डन को डिवाइड करना है Q2 से, है ना, तो उसमें Q2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है nRT2 ln V2 by V1. So definitely we need to convert this V4 by V3 in the form of V2 by V1 by using adiabatic expression TV की power gamma minus 1 is equal to constant. By using this expression first here and second here, we will calculate, we will convert this V4 by V3 in the form of V2 by V1, and just by placing there we come to, that efficiency is equal to T2 minus T1 by T2. Oh, क्या बच्चों ऐसे कुछ है ना? देखो अब देखो एक पेज पे ले आया मैं, हमने क्या किया है, साइकिल हुआ, सबका वर्क डन जोड़ दिया, हमने देखा जितना इसमें वर्क डन हो रहा है उसका उल्टा इसमें हो रहा है, तो कैंसिल आउट हो गया दोनों, इन दोनों का वर्क डन हमने जोड़ दिया, इतना आ रहा है, Q2 की वैल्यू हमको पता है, बट हमें डिवाइड करना है तो हम चाहेंगे कि ये V4 बाई V3 V2 बाई V1 के रूप में आ जाए। ऐसा करने के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे टीवी की पावर गामा माइनस 1। बस काम हो गया। थैंक यू। अगर मेरे प्यारे बच्चों को, मेरे लाडलों लाडलियों को इस ये पढ़ने मज़ा आ रहा है तो फिर तुम लोग अपने अपने एग्जाम में टॉप करने जा रहे हो, मेरा आशीर्वाद है, जाओ टॉप करने जा रहे हो। क्यों? ये तो बहुत लोगों को मतलब ये याद रहता है कि एफिशिएंसी ये होता है, लेकिन ये डेरिवेशन अरे यार क्या बात कर रहे हो, शौक लगा लगा होता है, समझे में नहीं आता है। और हमको लगता है तुम लोग सिर्फ समझे नहीं हो, इसको बहुत अच्छी तरह मतलब अंदर आत्मसात कर लिए हो, किसी को बता सकते हो। ग्रेट, मज़ा आ गया, वाह वंडरफुल, आई एम गोइंग टू हैव पार्टी नाउ, मुझे बहुत मज़ा आ गया। एक क्वेश्चन ट्राई करो इसी बात के ऊपर, कम ऑन। फाइनल आज का ये आखिरी कंटेंट बच्चों, क्वेश्चन करते हैं, अगली क्लास में इसको डिस्कस करूंगा। टाइम इज 60 सेकेंड्स, सब लोग निकाल लोगे 101%, आई एम बिट श्योर। टाइम स्टार्ट्स नाउ, कम ऑन। तुम लोग इतने बढ़िया बच्चे हो, बाप रे बाप। क्या कह रहा है? एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट साइकिल इज 1/6, मतलब ईटा की वैल्यू 1/6, and decreasing the temperature of the sink by 65 डिग्री सेंटीग्रेड the efficiency increases to 1/3। ये बढ़ के हो गया 1/3 अगर टेम्परेचर को घटा दिया गया 65 से। तो कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक, तो 1/6 इज इक्वल टू क्या हो बच्चों? T2 टेम्परेचर ऑफ सोर्स माइनस T1 बाई T2, ऐसे करते हैं हम लोग। एंड दिस इज इक्वल टू T2 माइनस, अब कह रहा है इसके टेम्परेचर को 65 से और घटा दो, है ना बच्चों? तो ध्यान रखो
घटाने में तुम 65 से सेंटीग्रेड में घटाओ चाहे केल्विन में घटाओ, अंतर उतना ही होता है ना। सो दिस इज इक्वल टू T1 माइनस 65 बाई T2। ध्यान रखना बच्चों, जब हम घटाते हैं तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम करो चाहे 2 केल्विन कम करो, अमाउंट डेल्टा टी उतना ही रहता है। टेम्परेचर की एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज हो जाती है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे जो टेम्परेचर आएगा वो टेम्परेचर केल्विन में होगा। बच्चों ये ध्यान रखना आप लोगों को, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1/6 सवाल में दिया हुआ है। छोटी छोटी बातें दिमाग में बैठा लेनी है। जब तुम्हें कोई नई चीज़ मिले तो इसको अलग से नोट कर लेना है, करिए यार ये गलती हो सकता है, नहीं करना है। मतलब कोई 300 केल्विन पे है, उसको 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे तो वो 303 केल्विन हो जाएगा। तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओ चाहे 3 केल्विन से बढ़ाओ, बोथ आर सेम थिंग। तो एफिशिएंसी 1/6 है, हाइयर माइनस लोअर बटे हाइयर, एफिशिएंसी 1/3 है, हाइयर करा इसको 65 से और कम कर दिया। ओह माय गॉड, इसको सॉल्व करना है, 2 इक्वेशन 2 अननोन, T2 और T1 की वैल्यू निकाल लेनी है। निश्चित रूप से आप लोग कर लोगे, है ना बच्चों। अगली क्लास में मुझे आपको पढ़ाना है कि जो ये मैं अभी पढ़ाया हूँ उससे क्लासियस इनइक्वालिटी कैसे वेरीफाई किया जाए। सो वेरिफिकेशन ऑफ क्लासियस इनइक्वालिटी बाय कार्नोट साइकिल, इट्स अगेन वंडरफुल। मैं आपको मेरे बच्चे हो आप लोग तो मेरी बात तो मानते ही हो, मुझे पता है। आई सो लव ऑल ऑफ यू, आई एम इन लव विद ऑल ऑफ यू। सो मेरी बात फॉलो जरूर करना, घर जाके ये कार्नोट साइकिल बनाना, एक एक चीज़ को लिख के बोलना मुंह से, ओरली लिटरली बोलना और करना। ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, ये इसलिए कर रहा हूँ ऐसा है, और फिर कैलकुलेट करना और फिर कार्नोट साहब को धन्यवाद देना कि उन्होंने एक ऐसा मशीन बनाने की सोची जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम है। लेकिन वो इस निष्कर्ष पे पहुंच गए कार्नोट साहब कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 बाई T2, मतलब इज इक्वल टू 1 माइनस T1 बाई T2, मतलब ये हमेशा 1 से कम होगा, लेस देन 1 होगा, लेस देन 100% होगा। कभी भी किसी मशीन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। एक छोटी सी बात मैं कह के आज की बात समाप्त करूंगा और वो मज़ा आएगा। बच्चों जब एफिशिएंसी निकालते हैं हम लोग Q2 माइनस Q1 बाई Q2, मुझे उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे कि एक प्लस Q1 और माइनस Q1 एक ही चीज़ है, कहने की बात है। मैं कहूँ मैं तुमको Q1 रुपये दे दिया, मैं कहूँ मैं तुमको 100 रुपये दे दिया, मैं कहूँ मैं तुमसे माइनस 100 रुपये ले लिया, मतलब यू नो काइंड ऑफ साइन जो यूज कर रहे हैं। ये कब होल्ड करेगा? ये हमेशा होल्ड करेगा। इट्स लाइक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो हमेशा होल्ड करता है। ये प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, ये प्रोसेस चाहे रिवर्सिबल हो या प्रोसेस कैसा हो बच्चों, इरिवर्सिबल, दोनों के लिए। लेकिन दिस इज इक्वल टू T2 माइनस T1 बाई T2, ये सिर्फ और सिर्फ तभी लगेगा जब प्रोसेस कैसा हो बच्चों, रिवर्सिबल। आपको ध्यान होना चाहिए कि प्रोसेस रिवर्सिबल है, उसी के लिए डराइव होकर ये आया है। याद है ना आपको? वेरी नाइस। सो ये बात तभी आएगी जब प्रोसेस कैसा होगा, रिवर्सिबल होगा। ये कब होगा? हमेशा होगा। सो ये दोनों इक्वल कब होंगे? सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल के लिए। इरिवर्सिबल में दोनों इक्वल नहीं होंगे। क्लियर? मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, मुझे बहुत मज़ा आया। और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे verification of Clausius inequality by Carnot cycle and calculation of entropy for different processes, different reactions. Okay, so remains excited, remains healthy, follow SMS, S for social distancing, M for mask and S for sanitizer. Okay, और सुबह उठ के अपने माँ बाबू जी का पैर छूते हो कि नहीं? आशीर्वाद जरूर लिया करो अगर तुम बाबा नागदेव के चेले हो तो। आजकल तो सारे बाबाओं में बाबा नागदेव फेमस हो रहा है ना, क्योंकि हमारे चेले फेमस किए हैं। तो मेरा पहला मंत्र क्या है? सुबह उठ के माता पिता का पैर छूना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।